नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं हम नेक्स्ट अपना टॉपिक, फटाफट आ जाइए। ठीक, मैटर इन आवर सराउंडिंग में, मैटर इन आवर सराउंडिंग नहीं चल रहा है, इज मैटर अराउंड अस प्योर चल रहा है। बच्चों मैंने आपको बोला था कि ये सवाल मैं आपको कराऊंगा, मेरे ख्याल से आप लोगों ने अच्छी तरीके से रिवाइज करके आए होंगे। बच्चों इधर देखिए बच्चों, क्वेश्चन उसने किया अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। हाँ भाई जरा ध्यान दें बच्चों, थोड़ा ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में मिलेंगे रफ वर्क में थोड़ा अंदाजा लगा लीजिए। ये देखिए बच्चों, आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक, और इस सॉल्यूशन में 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है। क्या है बताओ, 40 ग्राम क्या है बताइए, कॉमन सॉल्ट है। तो भाई मुझे ये बताओ ये सॉल्यूट ही तो है, यस और नो, जल्दी बताओ। कॉमन सॉल्ट तो सॉल्यूट होगा ना, ठीक। तो सॉल्यूट की क्वांटिटी आपको पता चल गई कितनी, 40 ग्राम। उसके बाद बोला इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। हाँ भाई जरा ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर वाटर कितना है बच्चों, वाटर कितना है बच्चों, 320 ग्राम वाटर है। और वाटर यहाँ क्या है, वाटर क्या है यहाँ बोलो, वाटर क्या है यहाँ, सॉल्वेंट है। वाटर क्या है यहाँ, सॉल्वेंट है। अब मुझे कोई ये बताए जरा, कॉन्सेंट्रेशन के बहुत सारे तरीके आपने पढ़े थे, ठीक, मास बाय मास पढ़ा था आपने, ठीक बच्चों। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था बताइए, मास बाय वॉल्यूम आपने पढ़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद आपने क्या पढ़ा हुआ है बताइए, मास सॉरी, फाइनली आपने क्या पढ़ा हुआ है बच्चों बताइए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आपने पढ़ा हुआ है। आप मुझे बताओ कि अगर उसने हमसे सवाल ये पूछा, अच्छा एक बात और थोड़ी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं बच्चों, है ना, इंटू 100 भी करते थे वो तो चलो बात की बात है, वो हम कर लेंगे। ऊपर वाला किसके लिए होता था, सॉल्यूट के लिए, और नीचे वाला किसके लिए होता था याद करिए, सॉल्वेंट के लिए। याद है, ऊपर वाला होता था किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, और नीचे वाला होता था किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। भूल चुके हो लग रहा है, ऊपर वाला सॉल्यूट के लिए, नीचे वाला होता था सॉल्वेंट के लिए। अब मुझे बच्चों यहां पर देख के बताइए, हाँ बताइए, कोई डाउट है क्या, साक्षी कुछ पूछना चाहते हो बताओ नीचे वाला जल्दी से। सॉल्यूशन होगा। तो नीचे वाला ओ सॉल्यूशन आई एम होगा। वेरी सॉरी, ये गलती हो गई मेरे से भाई, सॉरी शक्तिमान हो गया, देख रहे हो भाई, कोई बता भी नहीं रहा है। देखो जो बच्चे पढ़ के आए उन्होंने बताया, आई एम सॉरी, गलती हो गई भाई। मैं मोलालिटी में चला गया, क्लास 11, सॉरी। ठीक, ये गलती हो गई, सॉल्यूशन, ठीक, नीचे वाला हो गया सॉल्यूशन के लिए, थैंक यू। चलिए नीचे वाला हो गया सॉल्यूशन के लिए, ठीक। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों, और मुझे बताइए जरा, ये जो सवाल इसने आपके सामने रख दिया है, जिसमें आपको सॉल्यूट का मास पता है, सॉल्वेंट का मास पता है, ठीक, दोनों का मास मास पता है, और अगर ये कॉन्सेंट्रेशन निकलवाने की कोशिश कर रहा होगा, ये देखिए कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा उसने पूछ भी लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ, उसने तो सीधे सीधे पूछ लिया, कह रहा है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास। ये तो हमारे ऊपर दया कर दी उसने एग्जाम में। एग्जाम में देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा बच्चों, एग्जाम में बस इतना बोलेगा, ये नहीं बोलेगा आपको, बस बोलेगा कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलेगा, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन बोल देगा बस, ठीक। आपको अपना दिमाग लगाना है। मान लो सवाल ऐसा ही होता, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन उसने बोल दी होती बच्चों, तो आपको यहां भी मास दिखाई पड़ रहा है, यहां तुरंत दिमाग में चलना चाहिए मास बाय मास। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, तो इसका मतलब बच्चों आपको क्या निकालना पड़ता है यहां पर बताइए, आपको मास बाय मास परसेंटेज निकालना पड़ता है, ये परसेंटेज का सिंबल है ना। अब फॉर्मूला बच्चों आप लोग को याद है मास बाय मास का, ऊपर क्या रखेंगे बताइए, मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या रखेंगे बच्चों यहां पर, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन रखेंगे, और इनटू क्या करेंगे बताइए, यहां पर 100 करेंगे, बात आपकी बनते हुए नजर आएगी, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अब ध्यान से सुनो बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट की जगह आपने कितना रखा, 40, ठीक, ग्राम, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास बच्चों कैसे मिलेगा, सॉल्वेंट का और प्लस सॉल्यूट का, दोनों को ऐड करोगे ना, तो इस बात को भी आप लिख के दिखाओगे नीचे, 40 प्लस, बात समझ रहे हो, मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह हमने क्या रखा भाई, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, यानी कि 40 प्लस 320, यस और नो, ठीक, और ये भी ग्राम में आ जाएगा।
और इंटू 100। देखो आप यूनिट लिखो चाहे नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपकी आदत लगा रहा हूं, मैं आपकी आदत लगा रहा हूं कि ऊपर भी ग्राम में आएगा नीचे भी ग्राम में आएगा और ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ये आपकी आदत होनी चाहिए क्लास 9 से। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब आप ध्यान से चेक करो, 40 अपॉन 320 प्लस कितना होता है बच्चों 40, 360 और इनटू में हो गया यहाँ पर 100। ये वाला जीरो बच्चों इससे कट सकता है। ठीक, और उसके बाद या आप एक काम कर सकते थे, यहाँ पर ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, देखिए ये वाला जीरो आपका इससे चला गया, सही है। उसके बाद क्या आपको टेबल पता है, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो यहां से हो गया 1 इंटू 100। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 इंटू 100 अपॉन में हो गया 9, ये लीजिए 100 अपॉन 9। तो 100 अपॉन 9 का मतलब हो गया 100 को 9 से आपको डिवाइड करना है ना, इतने तो समझदार हो आप। क्या आ जाएगा यहाँ से 100 अपॉन 9, और जो भी आंसर आएगा बच्चों उसमें आप लगाओगे क्या परसेंटेज। अब 100 को हम लोग 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं। मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 में हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड को डिटेल में पढ़ा हुआ है, चलिए देखते हैं। 9 1 जा कितना होता है 9, 10 माइनस 9 होता है 1, यहां से 1 आप 0 कॉपी करोगे, 9 1 जा होता है कितना 9, 10 माइनस 9 होता है आपका 1। अब यहां डेसिमल लगा दोगे, 0 यहां बढ़ा दोगे, तो यहां से हो जाएगा 9 1 जा 9, 10 माइनस 9 1, डेसिमल की हेल्प से 0। ठीक है, 9 1 जा 9, 10 माइनस 9 होता है आपका 1, बस काफी है, इतना काफी। इतना तो मैथ्स आपने पढ़ा होगा। 11.11 आ रहा है ना, कितना आ रहा है 11.11 आ रहा है परसेंटेज। यदि आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपको मिल जाएगा 11 पॉइंट। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर लास्ट में 1 है, मैंने मैथ्स की क्लास में बताया है ये नंबर अगर 5 से छोटा है तो हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, आप इसको 11.1% लिख सकते हो। क्या आंसर यही आ रहा है, बताइए क्या आंसर यही आ रहा है, चेक कर लो 11.1%। अब इतना आ जाने के बाद आप क्या करोगे, आप इसका मीनिंग आप सर्च करोगे। यानी कि बच्चों आंसर अगर मेरा कितना आ रहा है 11.1% मास बाय मास है ना, मास बाय मास, मास बाय मास। तुरंत दिमाग में क्या चलना चाहिए, हाँ भाई ध्यान से सुनेंगे बच्चों, तुरंत दिमाग में आपके चलना चाहिए, पता है क्या, कि परसेंट का मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ऐसा सोचोगे आप। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर सॉल्यूशन तो 100 ग्राम था ही नहीं सर, सर सॉल्यूशन तो सर कितना था 320 प्लस 40 360। जी नहीं, आपको सोचना है। परसेंटेज का मतलब ही यही होता है कि अगर इसी सॉल्यूशन में से अगर हम 100 ग्राम का सैंपल लेते हैं, यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन का सैंपल लेते हैं, तो उसमें बच्चों आपको क्या मिलेगा, ध्यान से सुनो, उसमें आपको क्या मिलेगा 11.1 ग्राम तो सॉल्यूट मिलेगा, सही है। और जो बच गया, जो बच गया, जो बच गया, और बच कौन गया बच्चों यहां पर, हाँ 100 माइनस 11.1 कर दीजिएगा, 100 में से 11.1 को माइनस करेंगे, यानी कि 100 को 100.0 लिखेंगे और इसमें से 11.1 माइनस करेंगे। 10 माइनस 1 होता है कितना बताइए, 10 माइनस 1 होता है कितना बोलो 9, 9 माइनस 1 होता है 8, और 10 माइनस 1 भाई चेक कर लेना क्या मैंने सही किया है, मेरे ख्याल से मैंने गलत किया है। ये लीजिए माइनस करोगे 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 1 8, और यहाँ 9 माइनस 1 88.9, चेक कर लेना। ठीक, तो इसका मतलब 88.9 ग्राम क्या मिलेगा हमें, सॉल्वेंट मिलेगा। मतलब समझिए बच्चों 100 ग्राम सॉल्यूशन अगर आप लोगे तो उसमें 11.1 ग्राम सॉल्यूट का मतलब जो भी सॉल्यूट था, आपने सॉल्ट लिया था, सॉल्ट कॉमन सॉल्ट, और बच गया जो सॉल्वेंट, यानी कि 88.8 ग्राम क्या होगा, वाटर रहा होगा। ये इसका मतलब है। बताइए हो जाएगा ये क्वेश्चन, कोई डाउट है बच्चों बताइए, हो जाएगा आराम से क्वेश्चन, यस और नो बताइए। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप बना सकते हो। नाउ अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फटाफट। चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे, देखिए बच्चों सॉल्यूशन आप पीछे से पढ़ के आए हो, अब वो हमें बता रहा है व्हाट इज अ सस्पेंशन, है ना, व्हाट इज सस्पेंशन। ठीक, चलिए देखो कह रहा है कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम, नॉन होमोजीनियस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप
C in activity 2.2 in which the solid are dispersed in liquid are called suspension. A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. Particles of the suspension are visible to the naked eyes. Okay. एक्टिविटी 2.2 शायद हमने छोड़ के रखी हुई है ना, उसमें ग्रुप सी कौन था भाई, थोड़ा सा चल के देख लो। ग्रुप सी को इसने बच्चों देखो क्या दिया हुआ है एक्टिविटी 2.2 में। ग्रुप सी को इसने व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूं का जो आटा होता है ना, आटा आपके घर में होगा बच्चों, ठीक, तो आटा ले लीजिए और आटे को पानी में, ऐसा आप करके देखिएगा आज, है ना, ऐसा आप करके देख सकते हो। ध्यान से सुनो, देखो ये बच्चों एक ग्लास में इस तरीके से ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए एक, है ना, ट्रांसपेरेंट ग्लास में आप पानी भर के इस तरीके से थोड़ा सा आटा आटा लेके थोड़ा अच्छी तरीके से उसको चम्मच से ऐसा हिला लेना, घुमा लेना, ठीक, स्टिर कर लेना उसको। जैसे आप स्टिर करोगे तो जो बन के आएगा वो सस्पेंशन है। आपको आटे के पार्टिकल्स जो होते हैं बच्चों, है ना, जो आटा होता है रोटी जिससे आप बनाते हो, ठीक, वो आपको आंखों से साफ साफ आपको पार्टिकल्स यहां दिखाई पड़ेंगे पक्का। और इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है चॉक पाउडर, ठीक, तो आप चाहते तो आपने क्या किया बच्चों, यहां पर पानी ले लीजिए और पानी में आपने क्या किया, थोड़ा सा चॉक पाउडर डाल दिया। चॉक के पार्टिकल आंखों से दिखाई पड़ेंगे, ये सबको पता है। उसको ऐसा अच्छे से मिक्स कर दो, है ना, स्टिरर से मिक्स कर दो और उसके बावजूद भी वो आपको आंखों से दिखाई पड़ेगा। एक चीज थोड़ा सा मैं आपको और दिखाना चाहता हूं, थोड़ा अंदाजा जरा लगा के आप मुझे बताइएगा, थोड़ा अंदाजा लगा के मुझे बताइएगा, अगर हम, चलो अगर हमने बच्चों चौक पाउडर लिया, है ना, चौक का पाउडर, भाई चौक को बारीक पीस लीजिए इस तरीके से, है ना, पाउडर बना लो उसका, उसको ग्राइंड कर लो अच्छी तरीके से और ऐसे करके इसमें आप मिला दो। अब मुझे ये बताओ, थोड़ा अंदाजा लगा के मुझे बताइएगा, आपको क्या लगता है, ऐसा सोचो अपने दिमाग में, ऐसा तुम कर रहे हो, पानी में चौक को डाल दिया पाउडर और ऐसे से मिला के उसको देखो और थोड़ा उसको सोचो, मतलब अगर हमने यहां से सैंपल लिया, फिर हमने यहां से सैंपल लिया, फिर हमने यहां से सैंपल लिया, तो बच्चों बताइए क्या ये होमोजीनियस रहेगा? होमोजीनियस रहने का मतलब है क्या इसका कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? बताइए। हेट्रोजीनियस रहेगा सर। हेट्रोजीनियस रहेगा, क्योंकि आप देखोगे ना तो कहीं आपको चौक के पार्टिकल ज्यादा दिखाई रहे होंगे, कहीं पे चौक के पार्टिकल कम दिखाई पड़ रहे होंगे। कहने का ये मतलब है कि ये वाले सैंपल में जब आपने देखा, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, तो जस्ट मान लीजिए चौक के 10 पार्टिकल हैं और वाटर के हैं ओनली, मतलब वाटर के मान लो 100 है, 10 पार्टिकल हैं चौक के और 100 है किसके, बताइए, वाटर के, ठीक। उसके बाद फिर आपने यहां देखा तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, बताइए, तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? क्या पता आपको ऐसा दिखाई पड़े कि यहां पर है 12 पार्टिकल चौक के, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, देख तो कोई भी नहीं सकता है, मतलब थोड़ा अंदाजा लग जाता है, और वाटर के ओनली 90 है, इतने सही वॉल्यूम में, ठीक, तो ऐसा कुछ, या वाटर के मान लो आपके 100 पार्टिकल्स ही है मान लीजिए, तो ये सस्पेंशन का एग्जांपल है। इसी तरीके से चौक की जगह आप क्या ले सकते थे, व्हीट फ्लोर, आटे के पार्टिकल्स के बारे में सोच सकते हो, तो ये हेट्रोजीनियस है ना, तो ये सस्पेंशन है। यानी कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स को आप नेकेड आइज से देख सकते हो, मतलब विदाउट एनी माइक्रोस्कोप, नेकेड आइज, कोई माइक्रोस्कोप वगैरह की जरूरत नहीं है, नेकेड आइज से आप देख सकते हो उसको, ठीक है ना। ओके नाउ अब ध्यान से चेक करिए, देखिए यहां पर आइए, इसने यही बात आपसे बोली हुई है, सस्पेंशन क्या है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। कैसा है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, होमोजीनियस नहीं भाई, हेट्रोजीनियस है ना, इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स इन लिक्विड। भैया देखो इसको थोड़ा सा आप लोग को क्या करना है, थोड़ा आपको इसको थोड़ा फील करना है, क्या कहना चाहता है आपकी बुक में, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सॉलिड आर डिस्पर्स इन लिक्विड, सॉलिड आर डिस्पर्स इन लिक्विड, है ना, सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, ठीक। ध्यान से सुनिए, सॉलिड आर डिस्पर्स इन लिक्विड का क्या मतलब है? देखो डिस्पर्स शब्द का यूज किया जाता है ठीक उसी तरीके से जैसे आपने सॉल्यूशन बनाया था ना, जब आपने सॉल्यूशन बनाया था तो सॉल्वेंट कौन था आपका, लिक्विड, ठीक, ओके, सॉल्वेंट कौन था आपका, लिक्विड। जब आपने बच्चों पीछे सॉल्यूशन पढ़ा था जो कि होमोजीनियस था, ठीक है, तो उसमें भी एक तरीके से जो आपने सॉल्यूट डाला था
वो किसमें डाला था आपने या मिलाया था किसमें आपने, सॉल्वेंट में, कुछ ऐसा था, ठीक। तो वहां आपका सिस्टम कैसा था, होमोजीनियस बन गया था, ठीक। तो वहां उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का यूज नहीं किया था, डिस्पर्स्ड। अभी इन्होंने सस्पेंशन में डिस्पर्स शब्द का यूज किया, यानी कि चल कुछ वैसा ही रहा है, कैसा कि सॉलिड आपका सॉल्यूट रहा होगा, मतलब आप यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट शब्द का यूज नहीं कर रहे हैं, समझो जरा। जैसे कि सॉलिड कौन है तुम्हारा, चॉक पाउडर है, और ये डिस्पर्स्ड है किसमें, लिक्विड में, और लिक्विड कौन है तुम्हारा, बताओ लिक्विड कौन है तुम्हारे यहाँ, वाटर है। तो चॉक लिक्विड में क्या है, डिस्पर्स्ड है। डिस्पर्स्ड का मतलब फैला हुआ है, चॉक के पार्टिकल वाटर में डिस्पर्स्ड हैं, फैले हुए हैं, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड नहीं है। डिस्पर्शन का मतलब ऐसे फैल गया है पूरा, उसमें फैला हुआ है, लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं, नॉन होमोजीनियसली, होमोजीनियसली नहीं है, नॉन होमोजीनियसली है ना। तो इसलिए बच्चों ध्यान से सुनिए, अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। इस बात का मतलब समझो, ये आपको याद करना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है सस्पेंशन क्या होता है, तो यही डेफिनेशन आप लिखोगे, कौन सी, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इन विच द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते, डिसॉल्व नहीं होते, बल्कि वो क्या करते हैं, वो उस पूरे मीडियम में, उस पूरे मीडियम, कौन सा मीडियम सर, कौन सा मीडियम, जो मीडियम कैसा लग रहा है, सॉल्वेंट जैसा, जैसे कि पानी वाला जो मीडियम था भाई, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसको मीडियम बोलेंगे, ठीक। तो पानी की मात्रा ज्यादा थी और चॉक पाउडर की मात्रा क्या थी, कम थी। तो चॉक पार्टिकल्स जो हैं वो सस्पेंडेड हैं, सस्पेंडेड मतलब लटके हुए हैं, ऐसे आप समझो, ऐसा लग रहा है। देखो भाई, देखो 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 देखो, जब आपने सॉल्यूशन बनाया था ना, थोड़ा ध्यान लगा लीजिएगा भाई, जब आपने सॉल्यूशन बनाया था ना, किसका बताइए, शुगर का और वाटर का, ठीक। जब आपने सॉल्यूशन बनाया था शुगर प्लस वाटर का, ठीक, ठीक है। सो ध्यान से सुनिए, ये वाटर है, अब वाटर का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस था उसमें शुगर के पार्टिकल चले गए थे ना, तो आपने बोला था शुगर क्या हो गया, वाटर में डिसॉल्व हो गया, याद है। शुगर के पार्टिकल कहां चले गए थे बच्चों, इतना तो आपको याद होगा, शुगर के पार्टिकल वाटर के इंटरमोलिकुलर स्पेस में चले गए थे, जो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह बनती है। तो सॉल्यूशन बन गया था, हमने बोला था कि शुगर जो है डिसॉल्व हो गया किसमें, वाटर में, वो अलग बात थी। सस्पेंशन में क्या हो रहा है, सस्पेंशन में चॉक के पार्टिकल इतने बड़े हैं ना कि वो वाटर के इंटरमोलिकुलर स्पेस में नहीं आ पा रहे हैं, समझो जरा बात को। ये वाटर है, और ये वाटर का यहाँ पे देखो बीच में जो जगह खाली है, इसको हम मान लो थोड़ी देर के लिए बोल देते हैं क्या, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। लेकिन भाई आप खुद समझिए ना कि यदि कोई पार्टिकल का साइज ये बड़ा सा हो गया, इतना बड़ा, ये लो जैसे चौक का कोई पार्टिकल है, ठीक, अब बताओ क्या ये यहां पर फिट हो जाएगा, बताइए, इतना बड़ा इसका साइज है, क्या यहां फिट हो जाएगा, नहीं फिट होता है। वो इंटरमोलिकुलर स्पेस में फिट नहीं होता है, बल्कि वो कुछ ऐसा करता होगा कि कुछ पानी के पार्टिकल्स को हटा के अपनी जगह बना लेता होगा, ऐसे समझो। तो वो पूरे मीडियम में, यानी कि पूरे पानी में लटका हुआ दिखाई पड़ता है, चौक के पार्टिकल जैसे लग रहा है सस्पेंडेड हैं, लटके हुए हैं, ये देखिए सस्पेंडेड हैं, लटके हुए हैं, ये देखिए। तो यही है बस सस्पेंशन। तो अब आप देख लो क्या कह रहे हैं सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हाँ भाई, सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व, सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते, मतलब सॉलिड के पार्टिकल इंटरमोलिकुलर स्पेस में नहीं जाते हैं, बल्कि क्या होता है, चेक कर लो, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, बल्कि पूरे बल्क ऑफ द मीडियम में सस्पेंडेड रहते हैं, यानी कि लटके हुए रहते हैं, बस ऐसा ही है, और क्या है, फंसे हुए हैं, लटके हुए हैं। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हुआ, ज्यादा का मतलब है समझो ना, उसको कुछ देर अगर तुमने अनडिस्टर्ब्ड रख दिया है ना, 2 घंटे 4 घंटे छोड़ दोगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये पार्टिकल कहां जाएंगे, चौक के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे। आप ऐसा करके भी देख सकते हो, चौक और वाटर का एक मिक्सचर बनाइए और छोड़ दीजिए, चौक के पार्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कहां जाएंगे, नीचे। सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता था, सॉल्यूशन को जब तुमने रख दिया था तो क्या शुगर के पार्टिकल नीचे आ जाते थे, नहीं सर, क्योंकि वो इंटरमोलिकुलर स्पेस में फिट हो गए।
और सस्पेंशन में कोई इंटरमोलिकुलर स्पेस में नहीं फिट है, वो पानी के पार्टिकल को हटा हटा के अपनी जगह बना रहे हैं, बस ऐसा कुछ है। ठीक, नो। सो पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आइज। ठीक, सस्पेंशन के पार्टिकल को आप नेकेड आइज से देख सकते हो, सस्पेंशन के पार्टिकल को आप नेकेड आइज से, सस्पेंशन के पार्टिकल्स को आप नेकेड आइज से देख सकते हो। बताइए, कोई डाउट है? यस और नो? बताइए। No, sir. नो, नो। अब ध्यान से चेक करिए, देखिए, देखो क्या हो रहा है, ध्यान से चेक करो। देखो, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सही है। सस्पेंशन क्या है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। दूसरा पॉइंट देखिए जरा, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आइज। ठीक है, सस्पेंशन के पार्टिकल को आप नेकेड आइज से देख सकते हो, विदाउट एनी माइक्रोस्कोप आप देख सकते हो। आटे वाला एग्जांपल मैंने लिया था, आटे के पार्टिकल को भी देख सकते हो आप। चौक का एग्जांपल लिया, आप चौक के पार्टिकल को भी देख सकते हो आंखों से। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए, कह रहे द पार्टिकल ऑफ, ये वाले बच्चों सारे पॉइंट पढ़िएगा, अच्छी तरीके से याद करिएगा। देखिए क्या कह रहा है, देखिए, देखो क्या कह रहा है, particles of a suspension scattered a beam of light passing through it and makes its path visible। हाँ भाई, क्या सही बात कर दी उसने? बताओ। अब सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज बड़ा बड़ा है, भूल चुके हो क्या? हाँ, ये देखिए बच्चों, सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज ऐसा बड़ा बड़ा है, तो एक बात बताओ, अगर यहां से लाइट आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये बड़े बड़े पार्टिकल से इंटरेक्ट करेगी कि नहीं करेगी? बताओ, क्या ये वेव्स इस बड़े बड़े पार्टिकल को जंप करके निकल जाएगी? बताइए। सॉल्यूशन में क्या था बच्चों, याद करिए, सॉल्यूशन में पार्टिकल छोटे छोटे थे, तो लाइट निकल जाती थी, याद है, जंप करके। और यहां पर क्या होगा, इसका लैम्डा देखिए, ये देखिए, ये इसका लैम्डा जो है, लैम्डा का साइज और इसके डायमीटर का साइज, इसके पार्टिकल के डायमीटर का साइज लगभग क्या है, सेम है। तो ये इससे जब टकराएगी तो इंट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में, और लाइट क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी, लाइट इधर उधर डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में थ्रो आउट हो जाएगी, इधर इस उस डायरेक्शन में से फैल जाएगी। तो सस्पेंशन अगर आप लोगे और उस पर ऐसा टॉर्च मारोगे, तो बताओ आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखाई पड़ेगी कि नहीं दिखाई पड़ेगी? बताइए, क्या कहते हो? बताइए बच्चों, बताइए, सस्पेंशन क्या लाइट को स्कैटर्ड करेगा? यस और नो? यस, क्योंकि इसके Yes, पार्टिकल sir. बड़े बड़े होते हैं। ठीक, उसके बाद द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज द सस्पेंशन इज अनस्टेबल। वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लो ध्यान से भाई, सुन लो ध्यान से। सॉल्यूशन कैसा था? बोलो, सॉल्यूशन कैसा था? स्टेबल था, याद है? सॉल्यूशन कैसा था बताइए? स्टेबल था। सॉल्यूशन का अगर आप 10 साल तक भी रख दो, तो उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे, नीचे नहीं होंगे, तो वो स्टेबल था। लेकिन सस्पेंशन अनस्टेबल है। सस्पेंशन कैसा है? अनस्टेबल है। सस्पेंशन कैसा है आपका? अनस्टेबल है। मतलब 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 क्या? अगर आपने सस्पेंशन को छोड़ दिया 2-4-10 घंटे के लिए, तो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था चौक वाला, चौक के पार्टिकल्स पानी में मिला के ऐसा पाउडर, चौक पाउडर छोड़ दोगे तो चौक के पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। ठीक, यानी कि जैसा सस्पेंशन पहले था वैसा नहीं है, पानी ऊपर ऊपर दिखाई पड़ेगा, चौक के पार्टिकल नीचे नीचे, इसलिए अनस्टेबल बोला जाता है। मतलब स्टेबल नहीं है, जैसा है वैसा नहीं रहता है, चेंज हो जाता है। इसके सॉल्यूट के पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ओके, फिल्ट्रेशन से क्या आप सॉल्यूशन के पार्टिकल अलग कर पाते थे? नहीं। शुगर सॉल्यूशन लिया था, उसका अगर आप फिल्ट्रेशन करोगे, फिल्टर करोगे, तो क्या पानी अलग हो जाएगा, शुगर अलग हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, बट यहां पर क्या होगा बताइए, यहां पर क्या होगा बताइए, यहां पर अगर आप फिल्टर करोगे इसको इस तरीके से, ये फिल्टर पेपर ले लिया आपने, ठीक, ओके, तो ये पार्टिकल बड़े बड़े ऊपर आ जाएंगे और पानी नीचे निकल जाएगा, है ना, चौक के पार्टिकल ऊपर आएंगे। फिल्ट्रेशन प्रोसेस आप इसको सेपरेट कर सकते हो। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन, द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर्ड लाइट एनीमोर। अब देखो, हाँ, यहां पर क्या बात लिख दी, कह रहा है कि जब तुमने सस्पेंशन को काफी देर के लिए छोड़ दिया, है ना, इस तरीके से,
अगर तुमने सस्पेंशन को बहुत देर के लिए छोड़ दिया तो भाई इसके जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के नीचे आ जाएंगे, ठीक। और अब तुम अगर इसमें से लाइट पास करोगे, ऐसा टॉर्च तुमने मारा, अब तो स्कैटरिंग नहीं होगी क्योंकि ऊपर पानी के पार्टिकल्स है ना। क्या आप ये बात समझ पाए? क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? ध्यान से चेक करो, ये सस्पेंशन है, तो जब तक ये सस्पेंशन था तब तक तो लाइट स्कैटर्ड हो रही थी, ठीक। लेकिन अगर इस सस्पेंशन को तुमने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तब क्या होगा? अगर इस सस्पेंशन को तुमने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो ये देखिए, ये सब सॉल्यूट के पार्टिकल्स कहां बैठ जाएंगे बताइए? ये सॉल्यूट के पार्टिकल कहां बैठ जाएंगे बताइए? नीचे। जब आप ऐसा टॉर्च अब लगाओगे इस पे तो अब नो स्कैटरिंग, नो स्कैटरिंग, क्योंकि पानी के पार्टिकल ऊपर हैं तो पानी के पार्टिकल स्कैटरिंग थोड़ी ना करेंगे। कहने का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, सस्पेंशन जो है वो कब स्कैटरिंग करता है? सस्पेंशन कब स्कैटरिंग करता है? जब सस्पेंशन प्रॉपर बना रहता है। अगर सस्पेंशन को कुछ देर के लिए छोड़ दिया तुमने तो सॉल्यूट पार्टिकल तो नीचे बैठ जाएंगे। सॉल्यूट पार्टिकल ही तो लाइट को स्कैटर्ड कर रहे थे ना भाई, सॉल्यूट पार्टिकल ही तो लाइट को क्या कर रहे थे? स्कैटर्ड कर रहे थे, सही है ना? ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीज है, बताइए कोई डाउट है? ठीक, नो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक देखिए स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन? कह रहा द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप डी इन द एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड कोलाइडल और कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन। अब देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 में बच्चों ग्रुप डी को क्या क्या दिया गया था। 2.2 में ग्रुप डी को क्या क्या दिया गया था, है ना? नाउ देखो, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक ग्रुप डी को दिया गया था। मतलब ध्यान से सुनिए, ये सब एग्जांपल याद भी करते चलिएगा, है ना? अगर आपने इंक या मिल्क ले लिया, क्या ले लिया? इंक या मिल्क ले लिया, और इंक या मिल्क अगर आपने लिया तो इंक या मिल्क किसका एग्जांपल है? कोलाइड का। ओके, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, यहां पर थोड़ा आप ध्यान देना, क्या बताना चाहता हूं। देखिए बच्चों, जो मिल्क होता है आपका, ठीक, जो मिल्क होता है आपका, तो मिल्क में आपका होता तो फाइनली क्या है? मतलब मीडियम तो पानी ही होता है, सॉल्वेंट की तरह आप इसको समझ लो, है ना? होता तो पानी है इसमें, लेकिन पानी के अलावा मिल्क में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि फैट के मॉलिक्यूल्स। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन का कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन का कंपाउंड, ओके, है ना? मीडियम तो आपका पानी ही है, मतलब सॉल्वेंट की तरह तो पानी ही है वहां पर, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं उसमें, वो पार्टिकल्स क्या है? वो पार्टिकल्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल, जैसे कि फैट के मॉलिक्यूल्स। ये देखिए, ये सब फैट के मॉलिक्यूल्स हैं। और इंक में क्या होता होगा? यहां सब पानी है, ये पानी है, समझ गया? ये पानी है। ठीक, इसके बाद नौ, अब ध्यान से सुनिएगा जरा, देखिए इंक में भी ऐसा ही कुछ होता है बच्चों, ठीक। इंक भी अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे इंक के बारे में, लेकिन आप समझो कि वहां पर भी जो आपका मीडियम होता है वो पानी होता है ना? और उसमें ये देखिए इस तरीके से कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक। ये होता आपका इधर मीडियम आपका पानी है, और पार्टिकल्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। इसको भी कोलाइड का एग्जांपल माना जाता है, इसको भी कोलाइड का एग्जांपल माना जाता है। अब यहां पर आइए, कह रहा द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल कंपेयर्ड टू दैट ऑफ द सस्पेंशन the mixture appears to be homogeneous but actually a colloidal solution is a heterogeneous mixture, for example milk। सुनो ध्यान से भाई, देखो क्या कह रहा है।
कह रहा है कि जो कोलाइडल के पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो पार्टिकल कौन से वाले आपको दिखा दिए, फैट के पार्टिकल, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स, ये पूरे मीडियम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। जरा ध्यान से सुनिए, यूनिफॉर्मली मतलब एक समान, एक जैसे तरीके से, मतलब समझो, देखो ठीक। तो बच्चों ये जो पार्टिकल्स है कोलाइड के, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे यूनिफॉर्मली का मतलब, फिर से वही बात हो गई कि आपने क्या किया, थोड़ा समझिएगा जरा, है ना। आपने इतना सैंपल लिया तो जितने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहां पर हैं उतने ही यहां पर हैं, उतने ही यहां पर है, कुछ ऐसा चल रहा है। ठीक, यहां से सैंपल लिया, जितने यहां पर हैं उतने ही यहां पर हैं, उतने ही यहां पर है, ऐसा कुछ है। लेकिन अब बात तो यही हो गई, कोलाइड आपको कैसा लग रहा है, या कोलाइडल सॉल्यूशन आपको कैसा लग रहा है, होमोजीनियस। सुन लो ध्यान से, क्योंकि क्या लिखा उसने, उसने लिखा कि द पार्टिकल ऑफ अ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन में कोलाइड के जो पार्टिकल है, कौन से वाले पार्टिकल, वो जो सॉल्यूट वाले पार्टिकल हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की मैं जो बात कर रहा हूं, वो पूरे सॉल्यूशन में थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से। लेकिन मतलब अब आपका मन क्या कर रहा होगा, आपका मन ये कर रहा होगा कि आपका जो कोलाइड है वो होमोजीनियस हो गया। कैसा मन कर रहा है हम लोग का, हमारा मन कर रहा है कि चलो कोलाइड को हम क्या बोल दें, होमोजीनियस। ठीक, कोलाइड को हम क्या बोल दें, होमोजीनियस। जी हाँ, आपका मन तो यही कर रहा है, लग भी आपको यही रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अगर आप टेक्निकली जाके चेक करोगे, अगर आप टेक्निकली जाके चेक करोगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में, यानी कि जब एक्चुअल में लैब में आप इसका सैंपल लोगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो इसके कॉम्पोजिशन है या कॉन्सेंट्रेशन है वो एक समान नहीं रहती। सच्चाई बात यही है, देखने में वो यूनिफॉर्मली लगता है आपको, है ना, लेकिन जब आप टेक्निकल तरीके से इसको लैब में चेक करेंगे तो आप देखेंगे हेट्रोजीनियस है, बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। तो अब ध्यान से सुनो एक इंपॉर्टेंट बात, कोलाइड कोलाइड आपको दिखता है होमोजीनियस, यानी कि उसकी अपीयरेंस कैसी है, होमोजीनियस, लेकिन होता वो हेट्रोजीनियस है। सुन लिया ध्यान से, क्या बोला मैंने, बताइए, बोलो बोलो बोलो। दिखता कैसा है, होमोजीनियस, लेकिन होता है हेट्रोजीनियस। एग्जांपल है मिल्क और इंक। कह रहा है बिकॉज ऑफ द, हाँ, और उसके बाद ये देखिए, कह रहा है ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर देन द साइज ऑफ द पार्टिकल एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सस्पेंशन। मतलब समझो बच्चों, ध्यान समझो, देखो सस्पेंशन के कंपैरिजन में इसके पार्टिकल थोड़े छोटे होते हैं। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूं और आप चाहो तो कॉपी में नोट कर लेना। देखो कहां पे नोट करवाऊं मैं आपको, कहां दिखाऊं, यहां पे दिखाता हूं। ये देखिए, ये साइज है अगर आपका किसका, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का, तो सबसे बड़ा साइज आपका किसका हो गया, सस्पेंशन का। अब इन दोनों के बीच में किसका साइज आता है, मतलब सॉल्यूशन से थोड़ा बड़ा होगा और सस्पेंशन से छोटा होगा। ये जो पार्टिकल दिखाया सॉल्यूशन से थोड़ा बड़ा होगा, सस्पेंशन से थोड़ा छोटा होगा। ये हो गया आपका किसका पार्टिकल, बताइए, कोलाइड का। इसलिए आपकी किताब में लिखा है कोलाइड का पार्टिकल सस्पेंशन से रिलेटिवली स्मॉलर होता है। पढ़ लो, ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस। ऐसा होने से मिक्सचर होमोजीनियस दिखाई पड़ता है, बट एक्चुअली कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस। ओके, नाउ बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आइज। मतलब इसका जो कोलाइड का पार्टिकल है सॉल्यूशन से तो बड़ा है, लेकिन नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो आप, नेकेड आइज से नहीं देख सकते। ओके, इसलिए दूध को जब आप लोगे, मिल्क को जब आप लोगे, है ना, तो मिल्क को जब आप लोगे तो ऐसा करके उसको आप थोड़ा सा ऐसा देखोगे तो आपको पार्टिकल्स नेकेड आइज से नहीं दिखाई पड़ेंगे ना। But these particles can easily scatter a beam of visible light as observed in the activity 2.2. The scattered of beam light is called the Tyndall effect after the name of the scientist who discovered this effect. ठीक है ना। अब टिंडल इफेक्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया है, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अब कोलाइडल के पार्टिकल भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं। अब बोलेगा ये क्या हो गया सर, अरे भाई हो क्या गया, क्या ही दिक्कत है बताओ, क्या हो गया। हाँ, मान लो यहां से वेवलेंथ आ रहा है, ये देखिए इस तरीके से वेवलेंथ आ रहा है ना। अब ये वेवलेंथ सॉल्यूशन के पार्टिकल को तो जंप कर जाएगा, कोलाइड के साथ भी इंटरेक्शन करेगा और सस्पेंशन के साथ भी इंटरेक्शन करेगा। कोलाइडल का पार्टिकल सॉल्यूशन से थोड़ा सा तो बड़ा है ना, तो स्कैटरिंग हो जाएगी, क्या समस्या बताइए। ठीक है, नाउ कह रहा है टिंडल इफेक्ट। नाउ टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम
थ्रू अ स्मॉल होल। ठीक है, जब किसी रूम में लाइट आती है तब भी आप टिंडल इफेक्ट देख सकते हो। दिस हैपेंस ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। ठीक है, एयर में जो स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं या डस्ट के पार्टिकल होते हैं वो लाइट की स्कैटरिंग करते हैं। ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ाया हुआ। ठीक, नो अब यहां पे देखिए बच्चों, ये इन्होंने एक हमको दिखाया है। देखो ए में इन्होंने क्या दिखाया है, कॉपर सल्फेट। तो ये ए में कॉपर सल्फेट का होमोजेनियस सॉल्यूशन है तो वो स्कैटरिंग नहीं करेगा। बी में इन्होंने क्या दिखाया है, चेक कर लो। बी में इन्होंने मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क दिखाया है। मिल्क और वाटर को मिला लिया है तो कोलाइड बन गया होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन, और कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर रहा है, देख रहे हो। ठीक, उसके बाद ये देखिए बच्चों, ये वाला डायग्राम शायद मैंने आपको दिखाया हुआ है लास्ट क्लासेस में। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन द सनलाइट पासेस थ्रू अ कैनोपी ऑफ अ डेंस, ये मैंने आपको डायग्राम दिखाया हुआ है। क्या होता है, जंगल में जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पर क्या होता होगा, है ना, मिस्ट कंटेन्स ड्रॉपलेट, जो मिस्ट होता है ना, मिस्ट समझते होगे आप लोग, है ना। तो मिस्ट जो होता है उसमें टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं। तो ये जो वाटर है, जो छोटे छोटे वाटर के पार्टिकल्स हैं ना, इसमें से जब लाइट ऐसे पास करती है तो ये वाटर के पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर देते होंगे। तो ये देखिए, अब ये एक अच्छा सवाल आ गया भाई, ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन आ गया, देखो पता है क्या, यहाँ पे बच्चों अच्छा क्वेश्चन आ गया। देखिए कह रहा मिस्ट कंटेन्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर व्हिच एक्ट्स एज अ पार्टिकल ऑफ कोलाइड डिस्पर्स्ड इन एयर। देखा आपने, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा भाई। कहेगा फॉरेस्ट में क्या आप कोलाइडल सॉल्यूशन का कहीं एग्जांपल देखते हो, यस 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 यस। ये देखिए बच्चों, एयर क्या है, ये जो एयर के पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, एयर क्या है आपका, आपका एयर सॉल्वेंट जैसा काम कर रहा है, यहाँ समझ जाना भाई। एयर कैसा काम कर रहा है, सॉल्वेंट जैसा। एयर कैसा काम कर रहा है, सॉल्वेंट जैसा। और जो मिस्ट है, मिस्ट में जो छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स है, ये मिस्ट में जो छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, ये कैसा काम कर रहे हैं, ये सॉल्यूट जैसा काम कर रहे हैं। दिमाग लगा लेना। ठीक, तो ये पूरा एक कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। अब इसको कोलाइडल सॉल्यूशन क्यों बोला, समझ रहे हो भाई आप। भाई ये एयर है, इस तरीके से फैली हुई है, और एयर में क्या है, एयर में क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, किसके बताइए, एयर में क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स लटके हुए हैं, सस्पेंडेड है, लटके हुए हैं, है ना। ओके, ये चीज है। और वो लटके क्यों रहते हैं वो सब अलग बात है, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है, जैसे ये पानी की कोई ड्रॉप है बहुत छोटी सी, ये हवा में इसलिए लटकी हुई है क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में एक अपथ्रस्ट लगता है। ये अपथ्रस्ट कौन लगाता है, एयर। एयर ऊपर एयर फोर्स लगाती है और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और दोनों इक्वल होते हैं। दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझो भाई, अगर इस ड्रॉप पे नीचे फोर्स लग रहा है जितना और उतना ही ऊपर लग रहा है, तो ना तो ये नीचे जा पाएगी ना ऊपर जा पाएगी, लटकी रहेगी हवा में। बस यही होता है। ठीक, तो पानी की ड्रॉपलेट्स पे अपथ्रस्ट जितना लगता है उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इक्वल फोर्स लगते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो बेचारा लटका रहता है हवा में ऐसे। ये देखिए, ये हवा में पानी की छोटी छोटी बूंदें, ड्रॉपलेट सस्पेंडेड है, लटकी हुई है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू अपथ्रस्ट हो जाता है। ठीक, तो ये इस तरीके से सस्पेंडेड रहती हैं, और एक सॉल्यूशन ये इस तरीके से बनाते हैं जो कि लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं। लाइट को स्कैटर्ड कौन करता होगा, तो ये जो पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हवा में लटके हुए सस्पेंडेड है, ठीक है, तो ये लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं। तो आपका ये जो सिस्टम बन रहा है कहां पर, सिस्टम ऑफ व्हाट, सिस्टम ऑफ एयर एंड वाटर ड्रॉपलेट्स, सिस्टम ऑफ एयर एंड वाटर ड्रॉपलेट्स इन मिस्ट। ओके, मिस्ट में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, ये जो पूरा सिस्टम बन के आ रहा है, ये भी आपका एग्जांपल किसका है, कोलाइडल का। और लाइट की स्कैटरिंग हो रही है, आप सामने देख रहे हो यहां पर। ठीक, नो इसके बाद स्टूडेंट्स यहां पर नेक्स्ट देखिए, आपको बताता है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, है ना, कोलाइड की प्रॉपर्टीज। कह रहा कोलाइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अभी अभी पढ़ाया गया है कि कोलाइड को आप क्या मानेंगे बताइए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर मानेंगे। ठीक, फिर साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय द नेकेड आइज। ये मैंने आपको बताया, इसका साइज इतना छोटा होता है आप इसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, colloidal are big enough to scatter the beam of light passing through it and makes its path visible. Okay, मैंने आपको बताया स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं। उसके बाद दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन
undisturbed, that is why the colloidal is quite stable. कोलाइड बच्चों स्टेबल होते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। इंक को ले लीजिए, कभी भी इंक जो आती है बाजार में, है ना, इंक पॉट खरीद के लेके आइए। ये देखिए इस तरीके से इंक पॉट है, तो इंक को अगर आप छोड़ देते हो तो क्या ऐसा हो जाता है कि पानी ऊपर आ जाता है और पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल नीचे चले जाते हैं, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं? ऐसा तो नहीं है, है ना। और ऐसा मिल्क में भी नहीं होता है। ये आपका मिल्क है, मिल्क को अगर आप छोड़ देते हो अनडिस्टर्ब, तो क्या ऐसा होता है कि मिल्क के जो फैट पार्टिकल्स हैं, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो नीचे आ जाते हैं और पानी ऊपर आ जाता है? ऐसा तो नहीं है। यानी कि कोलाइडल कैसा आपका, कोलाइडल स्टेबल है। अगर आप इसको छोड़ दोगे अनडिस्टर्ब, है ना, बिना इसको टच किए 8-10 घंटे, 20 घंटे, 10 साल तक छोड़ दो, इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे, ये भी स्टेबल होता है। सॉल्यूशन भी स्टेबल था, कोलाइडल भी स्टेबल है। सस्पेंशन अनस्टेबल था, जैसे कि चॉक पाउडर का पानी के साथ, चॉक पार्टिकल्स नीचे आ गए थे। ठीक, नाउ they cannot be separated from the mixture by the process of filtration, but a special technique of separation known as centrifugation performed in activity 2.5 can be used to separate the colloidal particle. Okay, अब एक्सरसाइज, अब हम देखेंगे एक्टिविटी 2.5 में। ओके, वहां पर बच्चों उन्होंने एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन का यूज किया होगा, और उन्होंने क्या किया होगा, मिल्क को लेके मिल्क में से क्रीम सेपरेट करी होगी। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आप पहले ये याद कर लो, क्या, ध्यान से सुनो। फिल्ट्रेशन के थ्रू, फिल्ट्रेशन करके आप मिल्क के पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हो। मतलब मिल्क का पानी अलग हो जाए और उसके फैट के पार्टिकल्स अलग हो जाए, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। क्यों सर? ये तुम्हारा मान लो फिल्टर पेपर है, ठीक। अब तुम्हारे कोलाइडल के जो पार्टिकल है वो ये छोटे छोटे पानी का पार्टिकल तो है, जैसे ऊपर से डालोगे तो, समझ रहे हो बात को, जो फैट वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी फिल्टर होके नीचे चले जाएंगे, वाटर भी नीचे, मतलब पूरा सॉल्यूशन ही नीचे चला जाएगा, दिक्कत नहीं है कोई भी, कोई फिल्टर विल्टर से अलग नहीं होगा। आप चेक भी कर सकते हो, दूध ले लीजिए, दूध, ठीक, और दूध को फिल्टर पेपर से, मिल्क ले लीजिए और मिल्क को फिल्टर पेपर से फिल्टर करो घर में अपने, सारा दूध नीचे चला जाएगा। फिल्टर पेपर के ऊपर कोई भी रेसिड्यू का मतलब बचा हुआ अवशेष, फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरीके से इंक ले लीजिएगा, ठीक, तो फिल्टर पेपर से जैसे ही पास करोगे पूरी इंक नीचे चली जाएगी, ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक, अब ध्यान से बच्चों जरा चेक करिए, देखिए अभी हम इसके बारे में डिटेल में बाद में हम डिस्कस करेंगे, है ना, कि मिल्क से हम क्रीम को कैसे सेपरेट करते हैं, वो आप छोड़ो, आप यहां पर आओ, चेक करो बच्चों। कह रहा है कि द कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम, द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स पार्टिकल इन अ कोलाइडल फॉर्म द dispersed phase, and the component in which the dispersed phase is suspended is known as dispersing medium. Colloids are classified according to state, solid, liquid or gas of the dispersing medium and dispersed phase. A few common examples are given in table 2.1. From this table you can see that they are very common everyday life. सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो बच्चों यहाँ पर क्या बात लिखी हुई है, यहाँ पर क्या बात लिखी हुई है, ध्यान से सुनिए, देखिए जरा, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, देखिए जरा ध्यान से चेक करिए, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी, ये आपको डिस्कस करना आना चाहिए, है ना, मतलब ये आपको पता होना चाहिए, इसको हम अलग से ले लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलाइड सॉल्यूशन आर डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, मतलब पहले समझ लीजिएगा, पहले ध्यान से देखिए बच्चों, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है आपका, जैसे कि जब आपने पढ़ा था पीछे, आपने क्या पढ़ा था, ट्रू सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन के बारे में जब आपने पढ़ा था, याद है, तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट थे, कौन कौन से, याद करिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। याद है बच्चों, सॉल्यूट होता था जो लेस अमाउंट में होता था जनरली, है ना, और सॉल्वेंट क्या होता था बताइए, जो मोर अमाउंट में होता था। तो जब आप बात करते थे सॉल्यूशन की, तो उसके कंपोनेंट कौन कौन से, कंपोनेंट मतलब जिससे वो मिलके बना हुआ है,
तो सॉल्यूशन के कंपोनेंट आपके कौन कौन से थे बताइए? सॉल्यूट था और दूसरा सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक उसी तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशन के भी दो कंपोनेंट होते हैं बच्चों। एक होता है आपका क्या? डिस्पर्स्ड फेज। ठीक, एक क्या होता है आपका? फेज, है ना। और दूसरा क्या होता है आपका? डिस्पर्शन मीडियम। दूसरा क्या होता है आपका? एक क्या होता है? डिस्पर्स फेज और दूसरा क्या होता है? डिस्पर्शन मीडियम। ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई? करेक्ट। नाउ अब ध्यान से चेक करिए, देखिए देखिए अपने समझने के लिए ऐसा समझना कि डिस्पर्स फेज सॉल्यूट होता है, ऐसे सोच लेना बस। सॉल्यूट को यहां क्या नाम दिया गया? डिस्पर्स फेज। और सॉल्वेंट को ही क्या नाम दिया गया यहां? डिस्पर्शन मीडियम। मतलब जो लेस अमाउंट में होगा वो डिस्पर्स फेज, और जो मोर अमाउंट में होगा बस। कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ते टाइम बस नाम अलग अलग कर दिए गए। सॉल्यूट का नाम हो गया डिस्पर्स फेज और आपका सॉल्वेंट का नाम हो गया डिस्पर्शन मीडियम। करेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे क्या अभी मैंने आपको मिल्क का एग्जाम्पल दिया था, तो मिल्क क्या आपका कोलाइड है या कोलाइडल सॉल्यूशन है? तो इसमें डिस्पर्स फेज कौन हो गया होगा आपका? बताइए, इसमें डिस्पर्स फेज कौन हो गया होगा और डिस्पर्शन मीडियम कौन हो गया होगा? यहां पर डिस्पर्स फेज हो गए होंगे आपके फैट के मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, समझ गए होंगे, सॉल्यूट जैसा जो बिहेव कर रहा था, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि फैट के मॉलिक्यूल्स। और डिस्पर्शन मीडियम क्या रहा होगा? वाटर, भाई पानी में ही तो बना हुआ है ना वो। डिस्पर्शन मीडियम क्या हो गया होगा? वाटर। क्या आपको ये पिक्चर समझ में आ रही है बताइए? और इंक के केस में भी, इंक के केस में भी क्या हुआ होगा बताइए? इंक के केस में भी क्या हुआ होगा? इंक के केस में भी क्या हुआ होगा बच्चों? इंक के केस में यहां पे देखो डिस्पर्स फेज और यहां डिस्पर्शन मीडियम। ओके, नाउ डिस्पर्स फेज हो गया होगा आपका क्या बताइए? इंक में वही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनके बारे में अभी हमने बात करी थी। और डिस्पर्शन मीडियम तो वाटर तो हो गई इंक में, है ना। समझ गए? ये चीज है। अब ध्यान से चेक करो, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं और वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो टेबल बच्चों बनी हुई है यहां पर, सुन लीजिए। आपके एग्जाम में इस टेबल से एक सवाल आपको परेशान करने के लिए जरूर दिया जाएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो भाई। इस टेबल से बच्चों आपको एग्जाम में परेशान करने के लिए एक सवाल जरूर दिया जाएगा, तो इसकी लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, मतलब यहीं से मार्क्स कटते हैं आपके। देखिए, ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं कोलाइड के। ठीक, एरोसोल, एरोसोल। अब देखो, अगर आपका डिस्पर्शन मीडियम क्या है? गैस है, मतलब गैस ज्यादा मात्रा में, और गैस में कौन डिसॉल्व हो गया है? कोई लिक्विड। यानी कि डिस्पर्स फेज कैसा है? लिक्विड है, मतलब सॉल्यूट है आपका, लिक्विड एक तरीके से। सॉल्यूट शब्द का नाम नहीं हम मतलब सॉल्यूट बोलेंगे नहीं, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। और डिस्पर्शन मीडियम क्या हो गया यहां पर? सॉल्वेंट। एग्जाम्पल देख लो तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्लाउड जो होता है ना, अब क्लाउड होता गया एक तरीके से, ध्यान सुनिए। क्लाउड में क्या होता है, मतलब थोड़ा अंदाजा लगा लो। देखो, कुछ गैसेस होती होंगी, ये ऐसे करके कुछ गैसेस होती होंगी, और इन गैसेस में, मतलब ये पूरा तो गैस है, गैस मतलब बनता तो हवा में ही है ना, एयर में ही है। तो ये पूरी एयर क्या है? गैसेस का मिक्सचर है। तो ये पूरी गैसेस है, और इसमें मतलब ये पूरा मीडियम है आपका। गैसेस क्या है? मीडियम है। और इस मीडियम में लिक्विड होगा सस्पेंडेड, ये
वाटर के पार्टिकल्स इसमें होते हैं इस तरीके से, ठीक। तो वाटर के पार्टिकल या लिक्विड क्या हो गया, डिस्पर्स फेज सॉल्यूट हो गया। तो ये जो क्लाउड बन के आ रहा है ये एग्जांपल हो गया कौन से टाइप के कोलाइड का, एरोसोल। एरोसोल में दो तरीके के कोलाइड हो सकते हैं आपके, एक ये वाला और एक ये वाला। मतलब कभी कभी ऐसा होता है गैस में सॉलिड, जैसे कि स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ठीक। आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी से जो धुआं निकलता है ना, तो ये गाड़ी से जो धुआं निकलता है वो एयर में इस तरीके से जब फैल जाता होगा तो कोलाइड बनाता है। चेक कर लो कैसे। भाई ये पूरा एयर है तो चेक कर लो, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या हो गया, गैस, यानी कि एयर का मिक्सचर। और इसमें कौन से पार्टिकल सस्पेंडेड है, इसमें कुछ अनबर्न्ट कार्बन के पार्टिकल जिनका कंबशन अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। फिर से ध्यान से सुनिए, कार्बन के पार्टिकल का कंबशन जिनका अच्छी तरीके से नहीं हो पाया, वो कार्बन के छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स यहां सस्पेंडेड रहते हैं। ये सब कार्बन के क्या है, पार्टिकल्स हैं, ठीक। तो ये हो गया स्मोक, मतलब स्मोक में भी ऐसा होता है, ऑटोमोबाइल्स में भी ऐसा होता है, ठीक। तो ध्यान सुनो, जब सॉलिड गैस में मिक्स हो जाए या लिक्विड गैस में मिक्स हो जाए तो ऐसे कोलाइड को एरोसोल बोलते हैं। एग्जांपल ये लिखा हुआ है आपका, ठीक ठीक। उसके बाद ये सब याद करना है, यहीं से कोई एग्जांपल सवाल कैसे आएगा, आपको पूछेगा स्मोक क्या है, आपको बताना पड़ेगा स्मोक क्या है, एरोसोल है। कैसा एरोसोल है, इसमें डिस्पर्स फेज क्या होता है, सॉलिड, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है, गैस होता है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टेबल होता है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। उसके बाद देखिए, जब लिक्विड में गैस मिक्स कर देते हैं, लिक्विड ज्यादा लिया गैस कम, तो ऐसे कोलाइड को हम क्या बोलते हैं, फोम। तो एग्जाम में बोल सकता है आपसे कि शेविंग क्रीम किसका एग्जाम्पल है, तो आप बोलोगे फोम का एग्जाम्पल है। फिर आपको बताना पड़ेगा यहां डिस्पर्सिंग मीडियम कौन होता है, लिक्विड, और डिस्पर्स फेज कौन होता है, गैस। शेविंग क्रीम जो आती है उसमें लिक्विड में गैस को डिसॉल्व किया जाता है। आप इस तरीके, ये पूरा लिक्विड होगा और उसमें गैस के पार्टिकल्स होंगे ऐसे करके, ठीक। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये चीज है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जरा ध्यान से, फिर नेक्स्ट टाइप है आपका एमल्सन। एमल्सन में क्या होता है बताओ, लिक्विड का लिक्विड में। अब सुनो, मिल्क और फेस क्रीम इसका एग्जांपल है। मिल्क को एक बार फिर से ले लेते हैं। तो मिल्क में, पानी में किसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैट वाले। और फैट के जो मॉलिक्यूल है वो सॉलिड नहीं होते, खुद ही लिक्विड होते हैं। चेक कर लो, ये लिक्विड जो कि सॉल्यूट जैसे थे, ये फैट के मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो खुद ही लिक्विड है। और लिक्विड डिस्पर्सिंग मीडियम क्या हो जाएगा, वाटर। फैट के मॉलिक्यूल वाटर में। फेस क्रीम में भी ऐसा ही होता है, लिक्विड का लिक्विड के साथ, ठीक। सॉल क्या होता है, सॉल एक ऐसा कोलाइड है जिसमें डिस्पर्स फेज क्या होता है, सॉलिड, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है आपका, लिक्विड। जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मड। मड अगर आप ले लोगे, मड आप समझते हो, थोड़ा सा तालाब के किनारे मड, कीचड़ आपको मिल जाएगा, जो कीचड़ होता है ना, मिट्टी के साथ जो बन जाता है, तो क्या होता है उसमें बताओ, उसमें लिक्विड होता है पानी, और पानी में मिट्टी मिली रहती है जो कि सॉलिड होती है। तो सॉलिड होता है पानी में, चेक कर लो, यानी कि सॉलिड हो गया डिस्पर्स फेज, और लिक्विड हो गया डिस्पर्सिंग मीडियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, ये एक एंटा एसिड होता है। क्या होता है ये, एक एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होता है, ध्यान से सुनिए, जब आपकी एसिडिटी हो जाएगी, जब आपकी एसिडिटी हो जाती है, ठीक है ना, तो हम कुछ मेडिसिन खाते हैं जिनको हम एंटा एसिड बोलते हैं, वो एसिड को खत्म करते हैं। क्लास 10th में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ये समझो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसे बनता है। तो जवाब है, हम लेते हैं सॉलिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेते हैं हम लेते हैं क्या, सॉलिड MgOH होल ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसको पानी में मिला के मार्केट में सेल करते हैं। बस सॉलिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी में मिला लेते हैं तो जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं, ठीक ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट जो टाइप है कोलाइड का, फोम, ठीक है। चलिए इस टेबल को पढ़ के आइएगा इतना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जाइए।